जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी। जैसा कि हमारा 2 दिन बाद सीडीएस का एग्जाम है, सो एट दिस टाइम आई थॉट दैट आई शुड शेयर सम सजेशन विथ यू that can help you in the exam hall to control the pressure, and that can help you to approach the exam efficiently so you can get the maximum marks. So in this video I am going to give you some suggestions, so please इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। these suggestions will be very very beneficial for you in the exam hall, and एंड में आके आप जरूर थैंक्स बोलोगे अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट वीडियो देखे गए। सो मैं आप फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू, I have cleared CDS exam 3 times and FCAT exam 4 times. CDS 3 times, मैंने 3 बार अटेम्प्ट, मैं 3 बार अपियर हुआ हूँ CDS एग्जाम के लिए, 3 बार ही मैंने क्लियर किया है। एंड FCAT एग्जाम मैंने 4 बार अपियर हुआ हूँ और FCAT एग्जाम मैंने 4 बार क्लियर किया है। सो आई हैव फेयर आइडिया कि हमें एग्जाम में अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, अपना मतलब जो भी नर्वसनेस कैसे कंट्रोल करना है, एंड एग्जाम पेपर को कैसे अच्छे से अप्रोच करना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको बहुत अच्छी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सभी को जैसा पता है हमारे 2 दिन ही बचा है एग्जाम में। सो आपको सैटरडे को बिल्कुल भी स्टडी नहीं करना है। अगर आपका कुछ ज़्यादा ही बचा है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप बोल रहे हो कि नहीं हमें पढ़ना पड़ेगा, सो आप इन द मॉर्निंग टिल 12 इसके बाद बुक को प्लीज बंद करके रख दीजिएगा। कुछ भी नहीं पढ़ना, 12 बजे तक जितना पढ़ लिया आपने उतना सफिशियंट है। उसके बाद में कुछ भी नहीं पढ़ना, क्योंकि माइंड को रिलैक्स चाहिए होता है जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। सो माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना है। इसके लिए क्या करना है कि 12 बजे के बाद में आपको बुक्स नहीं उठाना, बिल्कुल छोड़ देना है बुक्स को, एंड जितना पढ़ लिया उतना सफिशियंट है। बिकॉज 6 घंटे 8 घंटे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने से आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। एग्जाम उसी से क्लियर होगा जो आपने पिछले 1 साल 6 महीने जो कंटिन्यूस कंसिस्टेंटली मेहनत किया है, उसी से एग्जाम क्लियर होने वाला है। ये 1-2 दिन से कुछ नहीं होने वाला। सो अगर if you are thinking that we will study till the in the till 9 13 12th of April, that is not good idea. I will not suggest you to study on the 12th. You have to take complete rest, enjoy करो, दोस्तों से बात कर लो, मूवी देख लो, कुछ कर लो, रील्स देख लो, शॉर्ट्स देख लो, इंटरेस्टिंग बुक्स पढ़ लो। बट 12 अप्रैल को आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ना। आई विल सजेस्ट के बुक वगैरह कुछ भी उठा के नहीं देखना है आपको, मूवी वगैरह देख लो, सॉन्ग सुन लो, दोस्त फैमिली टाइम में साथ टाइम स्पेंड कर लो। ये टिप्स इतनी क्रूशियल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि जब माइंड फ्रेश नहीं होगा, आप पूरा दिन पढ़ के जाओगे, माइंड बिल्कुल डल हो जाएगा, तो इतना अच्छा इफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये मेरी सजेशन आपके लिए। भाई मैं कितना इस पर स्ट्रेस दूँ, इस सजेशन पे मैं इतना स्ट्रेस इसीलिए दे रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है इसका इम्पोर्टेंस, मैंने क्लियर किया है। सो मुझे पता है कि सजेशन कितना इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बाद में, अब जितने मॉक हो गए प्लीज़ स्टॉप द मॉक ईयर। भाई कल और परसों मॉक लगाने मत बैठ जाना, कहीं आपके कम नंबर्स आए और आप डिसअपॉइंटेड होके बैठ गए, डिसअपॉइंटमेंट लेके बैठ गए कि नहीं अब हमारा नहीं हो रहा है एग्जाम में। भाई डीमोटिवेशन हो जाएगा। अब जितना मॉक हो चुका है, जितना आपने पढ़ लिया है सफिशिएंट। अब आपको कल के लिए मैं बताऊंगा आपको कल क्या करना है। कल आपको केवल जो भी इनसाइड एसएसबी के 150 करंट अफेयर, 150 करंट अफेयर, ये जो चीज़ें हैं ये आपको जरूर देख लेना है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट सजेशन दूंगा आपको क्या करना है, हाउ टू हैंडल द प्रेशर ऑफ एग्जाम। भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे, सो आपको मैं आई विल प्रेफर कि कल क्या करना, बुक शॉप पर जाना, बुक शॉप स्टेशनरी शॉप पर जाके आप बोल देना कि मुझे OMR शीट दे दे। कल OMR शीट फिल करने की कोशिश कीजिए घर पर, जिससे कि आपको वहाँ पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। एंड आप उसको कल 1 से 2 घंटे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे कल परसों, तो आपको OMR शीट फिल करने में वहाँ पे हेल्प होगी। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी इससे। सो प्लीज़ इस बात को याद रखना। अब उसके बाद में एग्जाम में जब जाओगे तो एग्जाम में का प्रेशर, अगर डिफ़िकल्ट एग्जाम आता है उसके लिए बाद में बात करेंगे। अगर एग्जाम को खुद को काम रखना है, माइंड को काम रखना है सबसे पहले। क्वेश्चन जब माइंड काम होगा तो क्वेश्चन अच्छे से अप्रोच होंगे। माइंड
आई रिपीट, जब माइंड काम होगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर पाओगे। क्वेश्चन में मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन अप्रोच करते टाइम में आप डाटा डेटा वगैरह गलत नहीं करोगे तो आंसर जल्दी आएगा, चीज़ों को आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। सो अपने आप को जितना हो सके काम रखना है एग्जाम में, ठीक है। माई नेक्स्ट सजेशन जो होने वाला है, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस। भाई ये बेस्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। जैसे जीएस वाले सेक्टर, जीएस वाला, पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश वाले में क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड। आई थिंक आपने एलिमिनेशन मेथड पता होगा। वो कुछ भी पूछ रहा है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम, फ्रेजेज एंड कंफ्यूजिंग होमोनिम्स वगैरह कुछ भी पूछ रहा है। सबसे पहले आप एलिमिनेट कीजिए ऑप्शंस को कि ये ऑप्शन नहीं होने वाला, ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होने वाला। मतलब मोस्टली आपको होगा कि एक से, या तो आपको आंसर डायरेक्ट ही मिल जाएगा अगर आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया, तो मोस्ट प्रॉब्ली 50%, 50 to 60% केसेस में क्या होगा कि आपको आंसर डायरेक्ट वहीं से मिल जाएगा। बट आपको 40% केसेस में क्या होगा कि दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा। तो भी अगर आप अप्रोच करते हो तो आपको 50% तो चांस है ना करेक्ट होने का। 50% चांस तो है। अगर आप 4 ऑप्शन में से तुक्का लगा रहे हो तो 25% चांस है। बट चांस डबल हो गया ना एलिमिनेशन मेथड से। सो दिस इज गोइंग टू द बेस्ट मेथड टू अप्रोच द इंग्लिश पोर्सन। एलिमिनेशन मेथड बेस्ट है। सेम अप्रोच करना है आपको जीएस में, बस जीएस में थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। एलिमिनेशन लगाना है, ऑल वगैरह और मोस्टली वगैरह ये सारे स्टेटमेंट मोस्टली गलत होते हैं। मैं ऑलवेज नहीं बोलूँगा, मोस्टली गलत होते हैं। तो ये वाली चीज़ याद रखना। बट इंग्लिश में भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट, नॉट इंग्लिश, जीएस में भाई पहले ही मार्क कर लो। वो बोलता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट। भाई वो बोले ना, जहाँ पे वो बोल रहा है पहले ही पेन से उसको मार्क करके रख लीजिए। जैसे आपने, आपके पास में ब्लैक पेन होगा, ब्लैक पेन से मार्क कर लीजिए पूछ क्या रहा है वो, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। कभी कभी ना हम एग्जाम को अप्रोच करने में क्या करते, गलती क्या करते हैं कि जीएस वाले पोर्शन में हम मार्क नहीं करते। हम क्या करते हैं कि वो करेक्ट पूछ रहा होता है, हम इनकरेक्ट मार्क कर देते हैं। मोस्टली वो इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन में इसके साथ में खेलता है। इनकरेक्ट जब पूछता है ना वो, तो हम करेक्ट वाला मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। ये नहीं देखते कि पूछ क्या रहा है। और इस OMR शीट में एक बार जो फिल कर दिया, देन यू कांट चेंज द आंसर। सो प्लीज़ इस बात को नोट करके रख लीजिए। सबसे पहले ही आपको जीएस वाला पोर्शन जैसे ही हाथ में आता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वो पूछे तो फॉलोइंग इज कर, वहाँ पर मार्क कीजिए सबसे पहले करेक्ट और इनकरेक्ट। देन आंसर टिक। OMR शीट फिल करने से पहले एक बार, OMR शीट फिल करोगे ना, उससे पहले एक बार देख लो करेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट, हम आंसर क्या दे रहे हैं, करेक्ट वाला है, इनकरेक्ट। ये आपको इतना हेल्प करेगा भाई, इसके बारे में कोई नहीं बताएगा आपको कि करना क्या है भाई, ऐसे क्या करना है। बट ये वीडियो आप, भाई मैं भाई वाली सलाह दे रहा हूँ आपको कि करना कैसे एग्जाम में, ठीक है। और इसके बाद में मैथ वाली में आपको क्या करना है कि आवर एक आवर में आपको क्या करना है, एक आवर में पूरा एग्जाम पेपर 1 to 100 क्वेश्चन गो थ्रू कर लेना है आपको। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को टाइम वेस्ट नहीं करना है। 2 सेकंड में देखा क्वेश्चन लेंथी है, एक बार में सॉल्व नहीं होगा, स्टार मार्क कीजिए, आगे बढ़ गए। जो क्वेश्चन वन एक आवर में 1 आवर में आपको पूरा एग्जाम क्वेश्चन 1 to 100 गो थ्रू कर लेना है। आपको फेयर आइडिया हो जाए जितना, और उसमें जितना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। उसके बाद में 1 घंटे बाद आपको पता होना चाहिए कि मुझे ये क्वेश्चन ओनली टिक करना है, इस ये वाले क्वेश्चन अप्रोच करना है। हर क्वेश्चन अप्रोच नहीं करना जो आप पहले एलिमिनेट कर दोगे। जो फर्स्ट राउंड होगा ना आपका, फर्स्ट राउंड में आप एलिमिनेट कर दोगे, देन 30 मिनट का सेकंड राउंड लीजिए। सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपने टिक किए उनको मैक्सिमम सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थर्ड राउंड जो 30 मिनट का बचेगा, उसमें आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि डिफिकल्ट है एंड ये क्वेश्चन मुझे अब करना चाहिए, देन उस पर टाइम वेस्ट कीजिए। भाई यही करना है आपको एग्जाम में। पहले 1 घंटे में एक बार राउंड में पूरा पेपर, जितना 40 to 50 क्वेश्चन आप अप्रोच कर पा रहे हो 1 घंटे में, उनको सॉल्व कीजिए। और जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन लग रहा है, आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम टेकिंग और लेंथी हो सकते हैं, उन पे क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, उन पे स्टार मार्क करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और उन क्वेश्चन पे कुछ स्टार मार्क वगैरह नहीं करना है, या फिर कुछ अलग डिफरेंट सा सिंबल बना लेना है जो आपको लग रहा है कि डिफिकल्ट हो सकते हैं, वो थर्ड राउंड में देखना है। सेकंड फेज या सेकंड राउंड में आपको नेक्स्ट 30 मिनट में आपको क्या करना है, एक बार और गो थ्रू करना है। थर्ड राउंड जो होगा, थर्ड फेज होगा, उसमें आपको करना है कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लग रहा है नहीं होने वाला, उन क्वेश्चनों पे आपको जाना है, या लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, उन क्वेश्चनों पे ये वाला जाना है। इसके बाद में हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ जाए,
भाई एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ जाए। सो भाई एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आएगा तो केवल आपके लिए नहीं आएगा, आउट ऑफ द ट्रेंड आएगा तो वो केवल आपके लिए नहीं आएगा, आउट ऑफ द जो प्रिडिक्ट करते हैं सभी उससे डिफरेंट आएगा तो वो हर किसी के लिए होगा। सो इस बात के लिए बिल्कुल नर्वस नहीं होना है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आ गया, अब मैं क्या करूँ? भाई तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए है। सबका ही हाल वो सेम रहता है एग्ज़ाम में। मैंने भी दिया, लास्ट बार मैंने एएफए क्लियर किया है, 2 बार कंटिन्यूअसली आईएमए क्लियर किया है। सो सबका वही हाल होता है एग्ज़ाम में, एंड लास्ट बार ट्रेंड से हट के करंट अफेयर वगैरह नहीं आया था, तो वहाँ पे सबको ही सेम प्रॉब्लम था। सो इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना कि अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जो सबका होगा वो आपका होगा। आपको जितना काम रख सकोगे ऐसी कंडीशन में, उतना आप बेनिफिट ले पाओगे। जितना, आई रिपीट, जितना आप अपने आप को डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आता है, तो जितना आप अपने आप को काम रख पाओगे, उतना ही आप दूसरों से ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे। बिकॉज़ अगर वो नर्वस हो गए, हड़बड़ा गए, तो क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट अगर आप काम रहोगे तो क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है ऐसे केसेस में। सो ये माइंड में हमेशा रखना, अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आए, कुछ भी आए भाई, ये टिप्स आप अपने साथ लेके जाइए, ठीक है? सो नेक्स्ट 2 डेज़ में आपको कुछ नहीं करना भाई। मैं बताऊँगा, कल आपको जितना भी करंट अफेयर जो भी आपको रिवीज़न करना है, कल बाइंड अप कर दीजिए। परसों आपको बुक नहीं उठाना है, आपको माइंड को रेस्ट देना है, कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना आप, बिल्कुल शांत रहो एंड गो योर गो एंड गिव योर बेस्ट इन द एग्ज़ाम एंड ऑल द बेस्ट। जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है मैं भी जाऊँगा, सो ऑल द बेस्ट। आई कॉन्ग स्टार्ट अभी से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल देता हूँ जो जो क्लियर करने वाले हैं भाई। ये वाली टिप्स फॉलो करोगे तो आपको इतना हेल्प मिलने वाला है, इतना हेल्प मिलने वाला है, मैं आपको बता नहीं सकता। जब आपका एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप मुझे थैंक यू बोलोगे। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो भी बच्चा सीडीएस का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को उस तक पहुंचा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।